हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आपका एईसी सब्जेक्ट है फॉर ऑल द कोर्सेज सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स के लिए एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एकलव्य स्नातक 1, आप इसे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स कुछ आपको करवाने वाला हूं जो कि आप सभी के सामने हैं। सबसे पहला शॉर्ट नोट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑल ऑफ अर्थ्स वाटर। जितना भी हमारे अर्थ पर वाटर होता है ना, वो सारा आपका हाइड्रोस्फीयर में आता है, इंक्लूडिंग ओशियंस, लेक, रिवर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर। ओके, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे प्लेनेट के क्लाइमेट के शेपिंग में और हमारे जो वेदर पैटर्न्स होते हैं उसके लिए, और जितने भी हमारे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। एसेंशियल है बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि इसी से आपके इकोसिस्टम्स इन्फ्लुएंस होते हैं, एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होता है, हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, आपको पता है ना, हम ज़्यादातर रिवर के पास ही हमारी सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं। ये सारा जो है हाइड्रोस्फीयर के कारण ही होता है, इसी में ही आता है। ये आपका हाइड्रोस्फीयर है, जितना आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जहाँ भी पानी है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ग्लेशियर्स, आपका रेन वाटर, ओशियन, लेक, ये सारा इसी में आता है। फिर है होमोस्टेसिस। ठीक है, होमोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जहां पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है एडजस्ट करते हुए एक्सटर्नल कंडीशंस को। जैसे कि होमोस्टेसिस का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे, आप अगर देखोगे कि यहाँ मान लो कि मतलब रिसेप्टर, यहाँ पे लिखा है कि पैनक्रियाटिक सेल्स ने ये डिटेक्ट किया कि राइज हो रहा है ब्लड ग्लूकोज का लेवल खाना खाने के बाद। फिर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो सिचुएशन को एसेस करते हैं और उसके बाद अपने जो ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन रिलीज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लीवर और मसल सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंसुलिन को, और इस तरीके से मतलब क्या है कि कुछ ऐसा ही मतलब ग्लाइकोजन वगैरह बनता है फिर बॉडी में, जो कि ब्लड ग्लूकोज को लो करता है। ये क्या है, एक ऑटो रेगुलेटर है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने आप यहाँ पे क्या है कि ऑटो रेगुलेशन का प्रोसेस चल रहा है। दिस इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जिसको हम प्रेरी भी कहते हैं, बहुत जगहों पर सावना भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक बायोम है और इसमें क्या है कि बहुत बड़ा लैंड होता है, घास से पूरा कवर्ड होता है, बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट्स भी होते हैं, हर्ब्स वगैरह वाले प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह भी होती हैं। ये जो इकोसिस्टम है ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है या फिर मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर्स रहते हैं। कुछ इस तरीके से नजर आता है जो ग्रासलैंड होता है। उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जब लैंड की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, वो खराब होने लगती है। ये कई कारणों से हो सकता है। डिफोरेस्टेशन से हो सकता है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से हो सकता है, अर्बनाइजेशन की वजह से हो सकता है, माइनिंग की वजह से हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है। ये जो डिग्रेडेशन होता है ये कई तरीके से हो सकता है। सॉइल एरोजन हो सकता है, मिट्टी बहकर चली जाए, या सोइल की फर्टिलिटी का लॉस हो जाए, या डेजर्टिफिकेशन होने लगे, या सैलिनाइजेशन। डेजर्टिफिकेशन यानी कि सूखा सूखा सा डेजर्ट जैसा हो जाना लैंड का, या सैलिनाइजेशन थोड़ा सा जो सॉल्ट है उसका जो है मतलब वो ज़्यादा बढ़ जाना, सॉल्ट वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा जो है पॉल्यूटेंट्स वगैरह अगर आ जाते हैं तो उससे भी ये हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सीरियस एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाना, बायोडाइवर्सिटी होती है उसका लॉस हो जाना, और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं फिर वो भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, फ्लड्स वगैरह आना, सूखा पड़ना। क्योंकि देखो लैंड खराब होगा तो हर चीज़ों से आपको मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ज़मीन ऐसी हो जाएगी। फिर है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जो कि जो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत साल पुराने, उनसे ये बनते हैं। ठीक है, और जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स जो मिलियन साल पहले थे, ठीक है, ये जो फ्यूल्स होते हैं इनमें कोयला आता है, ऑयल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आती है, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है।
क्योंकि ये क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा जितना भी, वो कई सालों तक बरी रहा बहुत डीप, ठीक है, हमारे अर्थ के अंदर। धीरे 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 उस पर टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और उसके बाद जाके फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। सो ये एग्जाम्पल है, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, केरोसिन है, प्रोपेन है, बहुत सारी चीजें हैं। कोल की बात करें तो ये किससे बनता है? जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं जो बहुत सालों तक बरी हो गए हैं, उनकी वजह से, बहुत प्रेशर आने की वजह से, हीट बढ़ने की वजह से ये होता है कोल का फॉर्मेशन। ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो ये क्या है? जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी वगैरह में जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके रिमेन से ये बनता है, ठीक है, जब प्रेशर और हीट बढ़ती है। फिर उसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स, जो हैं वो नॉन रेन्यूएबल होते हैं। मींस एक बार आपने यूज किया तो वो खत्म। आप कोयला जलाओगे वो राख बन जाएगा, राख से वापस कोयला नहीं बनेगा। आप पेट्रोल डालोगे वो खत्म हो जाएगा, दोबारा पेट्रोल रिन्यू नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से ये रहता है। फिर उसके बाद आप अगर देखोगे, हाउएवर देयर कंबशन रिलीज, जो आप जब इसको जलाते हो, आप जब फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा उससे जो मतलब पॉल्यूट हो जाता है और क्लाइमेट चेंज होने लगता है। और इसीलिए आज की डेट में लोग कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ, एक अल्टरनेटिव ढूंढो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में जाके नुकसान पहुंचाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और केमिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, कुछ पार्टिकुलेट्स हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल्स हो सकते हैं, इवन साउंड और लाइट के वजह से भी मतलब कुछ ना कुछ ये पॉल्यूटेंट्स आ सकते हैं। सो कुछ इसके कॉमन एग्जांपल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है व्हीकल्स वगैरह से, ठीक है, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में से कुछ मैटर निकलता है, जो एग्रीकल्चर से पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो नॉइज पोल्यूशन होता है, ये सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सो इससे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर, वाइल्ड लाइफ पर और ओवरऑल इकोसिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर आता है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो सॉइल है वो डिस्प्लेस हो जाती है किसी भी नेचुरल एलिमेंट से, चाहे वो वाटर हो। अगर मान लो मिट्टी पड़ी है, पानी आया, पानी इतनी तेज था कि वो मिट्टी को बहाकर ले गया काट कर, या हवा इतनी तेजी से चली कि मिट्टी उड़ाकर ले गई, ये सॉइल इरोजन कहलाता है। तो देखो ये मिट्टी थी, यहाँ पर पानी आया और ये मिट्टी बहकर चली गई, सॉइल इरोजन होगा तो क्या मिट्टी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। फिर है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच प्रोड्यूसर्स, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे प्लांट होते हैं, एल्गाई होता है, ये हमारे इकोसिस्टम में क्या करते हैं कि जो सोलर एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, क्योंकि इनको तो सोलर एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कैसे? मान लो ये जो हमारा प्लांट है इसको तो सोलर एनर्जी मिलती है, इससे ये अपना क्या करता है कि भाई जो, और इसकी जड़ों को पानी मिलता है, इसी से फिर ये अपना जो भी बनाता है खाना, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जो है फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर है हजार्डस वेस्ट। बहुत खतरनाक वेस्ट होता है ये, ऐसा डिस्कार्डेड मटेरियल होता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें केमिकल्स हो गए, किसी चीज़ का सॉल्यूशन वगैरह हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, बैटरी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, ये हजार्डस वेस्ट होता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से भी आ सकता है, ये इंडस्ट्रीज से आ सकता है, ये हॉस्पिटल से आ सकता है, ये घरों से आ सकता है। सो प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज और इसका ट्रांसपोर्टेशन और इसका ट्रीटमेंट और इसका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है। सो ये देखो, ये हजार्डस वेस्ट होता है जो आपको नज़र आ रहा होगा, मेडिकल वेस्ट भी इसी में है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ये बहुत खतरनाक कचरा होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसी कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स की जो एक किसी फॉरेस्टेड एरिया में रहते हो। मान लो ये फॉरेस्ट है, यहाँ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। सो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल है, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और कई इसमें नॉन जो आपके लिविंग कंपोनेंट्स भी होंगे इस इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से नॉन लिविंग क्या है, जिसमें जान नहीं है, सॉइल है, वाटर है, सनलाइट है, एयर है, ये सारे मिलकर ही एक इकोसिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। कैसे? लिविंग कंपोनेंट्स भी और नॉन लिविंग दोनों मिलकर। फिर इसके बाद है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, जहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं
और उनका इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ अर्थ के, ठीक है। तो यही हमारा बायोस्फीयर है। इसके अंदर कई सारे इकोसिस्टम आते हैं बायोस्फीयर में, ठीक है। ओशियन से लेकर माउंटेन्स तक जहाँ भी लाइफ है, जहाँ भी जीवन है, वो बायोस्फीयर है। सो ये एक इंटरकनेक्टेड वेब है, ठीक है, जो कि बहुत क्रूशल है हमारे अर्थ के लिए, ठीक है। यहीं पे हम सारे लोग रहते हैं, बायोस्फीयर में ही जानवर मिलेंगे, जहाँ भी लाइफ है ना, समझ लो वहाँ पे वो बायोस्फीयर ही है। फिर उसके बाद आता है बायोमास। नेक्स्ट है बायोमास। सो बायोमास का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो कुछ लिविंग या फिर रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। मान लो कोई जिंदा है जानवर वगैरह, तो उसका गोबर वगैरह जो होता है उससे खाद वगैरह बन रही है, या कोई जानवर मर गया, ठीक है, उसका जो जितना भी वो होगा उससे भी मतलब ये बनता है बायोमास वगैरह। और प्लांट्स वगैरह सले गड़े जो जो गल जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, ठीक है, ये मटेरियल्स जो हैं इसको फिर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है। कुछ प्रोसेसेस होते हैं जैसे कंबस्चन होता है, फर्मेंटेशन होता है, फिर उसको बायोफ्यूल्स में बनाया जाता है। सो बायोमास जो है इसमें आप कह सकते हो कई सारी चीज़ें आती हैं, वुड हो गया, लकड़ी हो गई, ठीक है, जो कुछ फसल वगैरह से कचरा आता है, एग्रीकल्चरल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जानवरों का, इंसानों का। सो इससे फिर ये बायोफ्यूल्स बनते हैं। सीवेज वगैरह हो गया, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, एनिमल्स का गोबर वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल कचरा हो गया, ये मिलता है फिर इससे, ठीक है। फिर है लिथोस्फेयर। द लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का स्ट्रक्चर। जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। और इसका क्या है कि ये द क्रस्ट और जो मेंटल है उसको जोड़कर बनती है। देखो लिथोस्फेयर में क्या क्या आता है, क्रस्ट और जो सॉलिड मेंटल है वो दोनों जोड़कर लिथोस्फेयर बनता है आपका, ठीक है। बहुत ही पक्की रिजिड सॉलिड रॉक्स वगैरह पाए जाते हैं इस लेयर में सारे के सारे। उसके बाद है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब होता है जो बेनिफिट्स हमें ह्यूमंस को मिलते हैं इकोसिस्टम से, चाहे वो पानी है, खाना है, क्लाइमेट कंट्रोल का काम है, फ्लड प्रिवेंशन है, और जो आपका न्यूट्रिशनल साइकिल्स होते हैं, सॉइल का बनना, ये सारी चीज़ें इकोसिस्टम में ही होती हैं, ठीक है। सो दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन वेलबींग। या हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करती हैं। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो हजार्डस वेस्ट होता है, देखो एक तो हमारा ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, मेटल्स वाला वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, ये सारा वेस्ट मैनेजमेंट का एक वो होता है। सबसे पहले आप देखोगे क्या प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। आप मतलब लेजिस्लेशन, तो वाइल इंडिया हैज लेजिस्लेशंस लाइक, हमारे यहाँ पे कुछ कानून हैं जैसे कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, या फिर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, या फिर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016। इनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, इनको इन्फोर्स सही से नहीं किया जा रहा है। कुछ और स्ट्रिक्ट लॉज होने की जरूरत है जहाँ पे जो हजार्डस वेस्ट वगैरह है इसका सही से निपटारा हो पाए। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंट्री फेस करती है शॉर्टेज ऑफ एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज ऑफ हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट। जो हजार्डस वेस्ट होता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होती हैं लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेफ स्टोरेज। कई मतलब जगहों पर तो सेफ स्टोरेज भी नहीं होता, कैसे हैंडल करना है इस वेस्ट को वो भी कोई जुगाड़ नहीं होता, कैसे डिस्पोजल करना है उससे भी कुछ नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं कि या तो लैंड फिलिंग करते हैं, जमीन पर ही वो सारा वेस्ट डाल देते हैं, या खुले में जला देते हैं, या पानी में छोड़ देते हैं, तो यही होता है। फिर है इनफॉर्मल सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। सो एक सिग्निफिकेंट आप अगर देखोगे पोर्शन ऑफ हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा, इंक्लूडिंग जो हमारे रैक पिकर्स होते हैं, छोटे छोटे स्केल के जो रिसाइकलर्स होते हैं, ऑफन अंडर अनसेफ कंडीशंस, जो बहुत खतरे के साथ खेलते हुए ये सारा वेस्ट जो है उठाते हैं। सो ये जो इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर के जो मतलब रिस्क हैं ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो मतलब आप कह सकते हो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, एनवायरनमेंट तो खराब होता ही है। सो एक सेफ्टी के साथ ये सब होना चाहिए। फिर है मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स फॉर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आर ऑफन वीक। हमारे देश में मॉनिटरिंग सही से नहीं होती है, जिससे क्या है इलीगल डिस्पोजल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कहीं भी फेंक दिया कूड़ा कचरा, कोई देखने नहीं आ रहा है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, लोग भी तो अवेयर नहीं है, लोग भी घर का कूड़ा कचरा सब उठा के फेंक देते हैं, जहाँ पे मन करता है उधर फेंक देते हैं। सो पब्लिक एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है ताकि लोग अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट,
इंडिया ऑल्सो फेसिस चैलेंजेस रिलेटेड टू द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, जैसे कि इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट ऑफन डिस्गस्ड एज रिसाइक्लेबल मटेरियल पोसेसेस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क, हाईलाइटिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। सो यहाँ पे होता क्या है, इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है कि ये हजार्डस वेस्ट जो है इसको किस तरीके से भाई ठिकाना लगाया जाए। सो कई सारे हेल्थ रिस्क भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरनेशनल कोऑपरेशन वगैरह की भी ज़रूरत है इसके लिए हमें, और टेक्नोलॉजिकल गैप भी हैं, ठीक है। यहाँ पे कई टेक्नोलॉजीज हैं हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उसको हम सही से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो टेक्नोलॉजिकल गैप है कहीं ना कहीं। इन्वेस्टमेंट जो है जितना होना चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट में, ठीक है, एज वेल एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव्स आर नीडेड टू एड्रेस दिस गैप्स। हमें ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप है ये ना आए। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो देर इज़ अ नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एट वेरियस लेवल। कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट के, अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ठीक है, कि कैसे वर्कर्स को सेफली अपना काम करना है। फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीवेबल इन एमर्जिंग मार्केट्स, एलाबोरेट। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीवेबल है ये जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं इन जैसी जगहों पर? सो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, आप डेवलपमेंट इस तरीके से कर रहे हो जिससे कि आप फ्यूचर की जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम ना दो, ठीक है, उनको भी रिसोर्सेस मिले, आपका भी आज का काम हो जाए। ये कैसे हो सकता है? सस्टेनेबिलिटी के साथ ही होता है। सो रिसोर्स मैनेजमेंट आता है सबसे पहले। इंडिया लाइक मैनी एमर्जिंग मार्केट्स, देखो इंडिया भी एक एमर्जिंग कंट्री है, मतलब ऐसा मतलब इकोनॉमी अगर हम बात करें। सो बहुत बारी क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप रिसोर्सेज का सही से यूज़ करें, वाटर, लैंड, एनर्जी, ठीक है। सो इनिशिएटिव्स फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे फोकस करना है उसके ऊपर, या पानी कैसे बचाना है एंड लैंड का कैसे यूज़ करना है, कैन प्रमोट सस्टेनेबिलिटी वाइल मीटिंग डेवलपमेंटल नीड्स। अगर आप ये दो तीन चीज़ों पर फोकस करोगे आप ज़रूर सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पर चल सकते हो। फिर है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसका मतलब है जो रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट आपका जो है वो पॉल्यूट हो रहा है बहुत ज़्यादा। होता क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एंटेल्स मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स थ्रू मेजर्स सच एज पॉल्यूशन कंट्रोल। आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल पे भी ध्यान दोगे, और फॉरेस्टेशन जो आपका डिफॉरेस्टेशन होता है उसकी जगह एफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ लगाओगे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करना मीन्स जंगली जानवर वगैरह की जान बचाओ। सो इंडिया भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता रहता है, इम्प्रूवमेंट की कोशिश करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है भाई वो सभी का फ़ायदा करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, जितनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वगैरह हैं उनका भी फ़ायदा हो। इंडिया की बात करें सो जो इनिशिएटिव्स हैं जो प्रमोट करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि भाई मतलब जो सभी को जो है अपॉर्चुनिटी मिले रिसोर्सेज वगैरह की। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सो एमर्जिंग मार्केट्स जो हैं कैन लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू लीप फ्रॉग ट्रेडिशनल डेवलपमेंट पैथवेज। यानी कि अब जो नई एमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो पुराना तरीका है वो छोड़ो डेवलपमेंट का, कुछ डिजिटल पेमेंट वगैरह का रास्ता अपनाओ, ई गवर्नेंस की तरफ जाओ, एग्रीटेक इनोवेशंस जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में इनोवेशंस हो रहे हैं टेक्निकल, उस पर फोकस करो। सो इससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क आर एसेंशियल। देखो पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको चाहिए। सो इंडिया बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोटेक्शंस मतलब करने के लिए बहुत सारे एक्ट वगैरह बनाता है। हावेवर इसको अच्छे से इन्फोर्स कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलें, क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस, इसका मतलब क्या है? एमर्जिंग मार्केट्स आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल, ठीक है। जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं शुड इनकॉर्पोरेट मेजर्स टू इनहेंस रिजिलेंस टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क होते हैं जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाना या सी के लेवल राइज हो जाना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अडेप्ट करने की ज़रूरत है जिससे आप कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ या डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आप ये चीज़ को करो। फिर उसके बाद है ग्लोबल कोलैबोरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा
ये इस चीज़ के लिए रिक्वायर करता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, क्योंकि आप देखोगे ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स पर, क्योंकि इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है। ठीक है, आप नॉलेज शेयरिंग करोगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सभी का। फाइनेंशियल सपोर्ट एक दूसरे की करनी चाहिए हमें। Okay, with the help of relevant case studies in India, discuss how developmental projects has affected the ecological balance of ecosystem. Developmental projects जो होते हैं, इंडिया आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते आए हैं कई सालों से, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है बट एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। जैसे सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया, ये सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट है इंडिया का, जो कि इरिगेशन के लिए पानी का जुगाड़ करता है, पीने का पानी, और हाइड्रो पावर मींस पानी से बिजली बनाना, ये इसका मेन रीजन था बनाने का। लेकिन इससे इकोलॉजिकल डैमेज भी हुआ है। ठीक है, ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, इसके लिए कई पेड़ों को, जंगलों को काटा गया, जिससे वहां की इंडिजीनियस कम्युनिटीज को डिस्प्लेस किया गया। स्टडीज ये बताती हैं पॉपुलेशन कम हुई है इस एरिया की, और जो पानी का इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। एग्रीकल्चरल जो लैंड था, जो फर्टाइल हुआ करता था, वो खराब होता जा रहा है। ये इसका इम्पैक्ट पड़ा है। देखो सरदार सरोवर ये डैम है। फिर है पोस्को स्टील प्लांट। तो आप अगर देखोगे जो उड़ीसा का पोस्को स्टील प्लांट है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। उसके जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स थे आसपास के फॉरेस्ट के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर, एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर बहुत नेगेटिव थे। ये प्रोजेक्ट जो है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाना था, वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट्स है जहाँ जंगली जानवर रहते हैं वो जगहों को काटा जाना था, वो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने हमेशा से आवाज़ उठाई कि ये जो प्रोजेक्ट है भाई, ये जो पोस्को स्टील प्लांट वगैरह है इसको साइड करो, ये बिल्कुल खतरनाक है एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश ने बहुत ज़्यादा रैपिड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट को विटनेस किया है, बहुत सारे डैम बनाए जाने हैं। ये जो प्रोजेक्ट हैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे रिवर्स पे डैम बनाना, पानी को डाइवर्ट करना। इससे होता क्या है, जो कुछ वहाँ पे नेचुरली जो लोग रह रहे होते हैं, जानवर वगैरह रह रहे होते हैं, उनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा, इससे क्या है कि जो फॉरेस्ट वगैरह हैं वो कटेंगे, ग्रासलैंड्स खराब हो जाएंगे सारे, और जानवरों को भी, इंसानों को, दोनों को भी नुकसान होगा। वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट। वेस्टर्न घाट का मतलब समझो, ये हमारा इंडिया है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट्स क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। हॉटस्पॉट का मतलब जहाँ बहुत सारे डाइवर्सिटी में जीव जंतु रहते हैं, जानवर रहते हैं। ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स इज अंडर थ्रेट, बहुत ज़्यादा खतरा है इसको, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जा रहा है, माइनिंग चल रही है, डिफोरेस्टेशन चल रहा है, रोड्स बनाए जा रहे हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवेज बनाए जा रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटीज से सॉइल इरोजन हो रहा है, पानी का पोल्यूशन हो रहा है, लोग जो रहते थे, जो जानवर रहते थे, उनका जो हैबिटेट होता है वो खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। एक्सप्लेन द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। हमारा जो एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट होता है ईवीएस, वो कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे समझो। ये आपके सामने एक चार्ट है, यहाँ पे लिखा है ये सारी चीज़ों में ईवीएस घुसता है कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ से समझो आप। नेचुरल साइंस के जैसे इकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें आप इंटरेक्शंस पढ़ते हो ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ, वो इकोलॉजी में आ गया। जियोलॉजी में भी ईवीएस है भाई, ठीक है, केमिस्ट्री में भी ईवीएस है, बायोलॉजी में भी ईवीएस है, आप ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद सोशल साइंस में भी ईवीएस है, सोशियोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, ठीक है, और एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह पढ़ते हो। इकोनॉमिक्स में भी ईवीएस है, जब आप पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ते हो, मार्केट के बारे में पढ़ते हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हो। पॉलिटिकल साइंस में भी जो आपका ईवीएस है, जो पॉलिटिकली प्रोसेस होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट पे, वो भी इसमें आता है। एंथ्रोपोलॉजी आप अगर देखोगे, ठीक है, उसमें भी आप ईवीएस को कहीं ना कहीं पढ़ते हो। ह्यूमैनिटीज़ में भी आप पढ़ते हो, फिलॉसफी में भी पढ़ते हो, ठीक है, एथिकल, मोरल, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ईवीएस से रिलेटेड आते हैं। हिस्ट्री में भी आप ईवीएस को पढ़ते हो, क्या आज
आज तक कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं हिस्ट्री में। लिटरेचर और आर्ट में भी आप पढ़ते हो एनवायरमेंटल स्टडीज़ को। सो ये बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, ठीक है। जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, उसमें इंजीनियर कुछ काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें इंजीनियर काम करते हैं। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, इस पर इंजीनियर काम करते हैं। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे सैटेलाइट्स की इमेज आती हैं, ठीक है, जिससे जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, तो इधर भी कहीं ना कहीं ईवीएस घुस जाता है। हेल्थ साइंसेस में आप ईवीएस पढ़ते हो, ठीक है, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, पानी की क्वालिटी, वाटर पॉल्यूशन वगैरह, इसके क्या हेल्थ इंपैक्ट होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ईवीएस यहाँ पे घुस गया। जो वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, वाटर बोर्न डिजीज हैं, ये भी इसी में आ जाता है। फिर है व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ब्रीफली डिस्कस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद रेडियो एक्टिव वेस्ट। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, क्या इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, क्या हेल्थ रिस्क होते हैं। तो देखो ये ऐसी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, एक पावर है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट होती है। एक प्रोसेस होता है जिसको न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, जहाँ पे क्या है कि मतलब वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है कई छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसमें बहुत एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। सो जब आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पढ़ते हो इसके, सो सबसे बड़ा कंसर्न है रेडियो एक्टिव वेस्ट का। सो ये वेस्ट जो है, ये न्यूक्लियर फिशन यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाते समय ये आता है वेस्ट, और ये जो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। सो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में, एंड द फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर इन 2011। इससे क्या है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन हुआ एनवायरनमेंट में, बहुत खतरा हुआ, कई लोग मारे गए। सो ये क्या है, इससे हेल्थ रिस्क होता है इंसानों को भी, जानवरों को भी। वाटर पॉल्यूशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर अपना कचरा छोड़ते हैं, केमिकल्स छोड़ते हैं, जिससे कि जो मरीन लाइफ है वो पूरी की पूरी खत्म। माइनिंग एंड फ्यूल प्रोडक्शन, सो आप अगर देखोगे, आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है माइनिंग करके। सो इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग होती है यूरेनियम ओर्स की, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फिर पॉल्यूशन भी होता है। इसके बाद है हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट के हेल्थ रिस्क क्या क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी। सो देखो, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है उससे क्या है, कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलती हैं जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकती हैं और सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, डीएनए तक को डैमेज कर सकती हैं। ज़्यादा समय तक आप अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में रहोगे, आपको कैंसर भी हो सकता है और भी बीमारियां हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म अगर देखें तो सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रेजेंट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। आप अगर इसको डिस्पोज करते हो और लॉन्ग टर्म में भी इसके कुछ दिक्कत हो सकती हैं, जैसे जो करेंटली जो मेथड्स हैं न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने के, सच एज डीप जियोलॉजिकल रेपोजिस्ट्रीज। इससे क्या होता है कि इस वेस्ट को आइसोलेट कर दिया जाता है एनवायरनमेंट से बहुत हजारों साल तक। सो इससे क्या है, कोई गारंटी नहीं है ये जो स्टोरेज है ये कब तक सिक्योर रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है कि इसका लीक हो जाए ये जो वेस्ट है रेडियो एक्टिव। फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं बहुत बारी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण या फिर स्टोरेज की वजह से लीकेज हो जाना, या रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल में दिक्कत आ जाती है जिससे रेडिएशन फैल जाता है। ओके, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स एलाबोरेट द प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम इन अर्बन एरिया। रीस्टोरेशन का प्रोसेस, पहले कोई चीज़ खराब थी, बाद में आपने उसको अच्छी कर दी। पहले मान लो ये जगह ऐसी थी, हमने मेहनत करके इसको ऐसा बना दिया, सो ये कहलाएगा रीस्टोरेशन का प्रोसेस। रीस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स इन अर्बन एरियाज इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, रेजिडेंट्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचने के लिए। प्रोसेस कैसे होता है रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स का, ये देखते हैं। सबसे पहले असेसमेंट और प्लानिंग की जाती है। इसमें क्या है कि डिग्रेडेशन कितना हुआ है वो असेस किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें रिस्टोरेशन के लिए, और कुछ प्लानर्स बुलाए जाते हैं, इकोलॉजिस्ट भी आते हैं जो कि कोलैब करते हैं। फिर है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन टेक्निक कैसी होती है। कई टेक्निक्स होती हैं, रिफोरेस्टेशन जैसे कि जंगलों को दोबारा लगाना, वेटलैंड का जो मतलब रिस्टोरेशन करना, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। सो ये टेक्निक्स क्या हैं, कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करती हैं।
कम्युनिटी एंगेजमेंट। सो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोकल कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट करते हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिस्टोरेशन के लिए, क्योंकि कम्युनिटी मेंबर जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी लेबर, अपनी मेहनत, अपनी सपोर्ट से, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट। सो कंटिन्यूसली आप अगर मॉनिटरिंग करोगे, आपको जहाँ पे भी रिस्टोरेशन करना है, इससे आपको प्रोग्रेस दिखती रहेगी कि भाई कितनी प्रोग्रेस हो रही है, चैलेंजेस दिखते रहेंगे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सो अडेप्टिव मैनेजमेंट आप अगर सही से मैनेजमेंट करोगे तो रिस्टोरेशन भी उतना ही इफेक्टिवली अच्छे से होगा। इंपॉर्टेंस क्या है रिस्टोरिंग की, तो देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा होता है वो बच जाता है, कई सारी जो जो मतलब आपकी स्पीशीज होती हैं वो बच जाती हैं, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोजेक्ट हैं लाइक द हाई लाइन इन न्यूयॉर्क सिटी ट्रांसफॉर्म्ड एन ओल्ड एलिवेटेड रेलवे इनटू अ वाइब्रेंट अर्बन पार्क। एक पुराने खटारा रेलवे स्टेशन को पार्क बना दिया जिससे कि कई लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होकर अब जाते हैं। इम्प्रूविंग एयर एंड वाटर क्वालिटी, जैसे कि आप अगर देखोगे, आप अगर इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करोगे तो नेचुरली फिल्टर हो जाएगी वहाँ की हवा, वहाँ का पानी। जैसे कि रिस्टोरिंग रिपेरियन जोन्स अलोंग अर्बन वाटरवेज हेल्प टू फिल्टर पॉल्यूटेंट्स एंड प्रिवेंट इरोजन। आप अगर देखोगे कि जो आप रिस्टोर करते हो रिपेरियन जोन्स को, ठीक है, साथ साथ अर्बन वाटरवेज को, सो इससे क्या होता है कि वहाँ का पानी साफ हो जाता है। इससे कई फायदे होते हैं इंसानों को भी, वाइल्ड लाइफ को भी। इनहेंसिंग अर्बन रेजिलियंस, देखो रीस्टोर्ड इकोसिस्टम जो है उससे क्या होता है कि जो आपकी जो फ्लड आती है, मिटिगेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, टेम्परेचर में मॉडरेशन होना, ये सबसे आप बच जाओगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे लिखा है द चियोनोगो-चियोन स्ट्रीम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जो कि सियोल के अंदर है, कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया में। इससे वाटर क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है, साथ साथ जो एक हीट थी, ठीक है, रिड्यूस्ड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स एंड मिटिगेटेड फ्लडिंग रिस्क, का फ्लड का रिस्क भी कम हो गया, हीट भी वहां पे कम हो गई है। कम्युनिटी वेलबींग, सो आप अगर देखोगे एक्सेस टू ग्रीन स्पेसिस, जितना हरियाली वाला एरिया होगा, नेचुरल एरिया होगा, इससे मेंटल आपकी फिजिकल हेल्थ सब अच्छी रहेगी। सो रिस्टोरेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, ठीक है, और ओवरऑल आप मस्त रहोगे। सो रिस्टोरेशन ऑफ अर्बन पार्क्स, ठीक है, आप अगर पार्क वगैरह का रिस्टोरेशन करते हो, जैसे कि लंदन का क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क है, उसमें क्या है, लोग आराम से रिलैक्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं खुद को। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, देखो रिस्टोर्ड इकोसिस्टम से क्या होता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये थोड़ा सा फिर वो उसका असर कम हो जाता है। अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन रूफ्स, रिस्टोर्ड वेटलैंड्स, ये सारे एग्जांपल है रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स के, जिससे कार्बन जो आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। कंक्लूजन बताऊं तो रिस्टोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कई सारे इसके प्रोसेस होते हैं। सो केयरफुल प्लानिंग की जाती है, कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉन्ड इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है, जो आपका तालाब वगैरह का इकोसिस्टम है। रिवर इकोसिस्टम जो नदी का इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसमें आपको पानी मिलेगा, प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कुछ जानवर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे पानी के अंदर भी कुछ जानवर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पहाड़ वगैरह, जो अगर रिवर इकोसिस्टम की बात करूं तो वहाँ पे आसपास पहाड़ होंगे, कुछ मतलब पत्थर वगैरह होंगे, और कुछ जानवर वगैरह आसपास होंगे। तो ये आपका रिवर इकोसिस्टम है। थोड़ा डिटेल से समझते हैं। साइज एंड फ्लो की बात करें, पॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े स्मॉल होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि मतलब नेचुरल भी पॉन्ड होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, और बड़ी बड़ी लेक्स भी होती हैं। रिवर्स जो हैं वो थोड़े नेचुरल होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कंटिन्यूसली बहते रहते हैं। छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी होती हैं, बड़े बड़े रिवर्स भी होते हैं। वाटर फ्लो की बात करें तो पॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा स्लो मूविंग वाटर होता है, उसके अंदर बहुत कम से कम वाटर फ्लो होता है, एक जगह पानी रुका रहता है। और होता क्या है कि रिवर्स जो है वो लगातार कंटिन्यूसली फ्लो में रहते हैं, और उसका स्पीड और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल आ जाए तो और तेज पानी बहता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये फ्लो जितना ज़्यादा होता है उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन होता है इधर से उधर। बायोडाइवर्सिटी की बात करें
जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें भी कई तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि लिलीज, अलगाई और कुछ फिश वगैरह की अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, एम्फीबियंस होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड होते हैं। और अगर आप देखोगे पॉन्ड्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ड्यू टू द रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट थोड़ा स्टेबल रहता है पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स कैन हार्बर स्पेशलाइज्ड स्पीशीज अडेप्टेड टू स्पेसिफिक कंडीशंस। कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि अडेप्ट कर जाती हैं उसी कंडीशन में जो इसमें होती हैं। रिवर्स जो हैं उसमें भी कई डाइवर्सिटी होती है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे रिवर्स में फिश होती हैं कई तरीके की, ट्रॉट हो गई, सैल्मन हो गई, कैटफिश हो गई, कई इंसेक्ट होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, बर्ड होते हैं, मैमल्स होते हैं। ओके, फिर हैबिटेट स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉन्ड्स जो होते हैं हैव डिस्टिंक्ट जोन्स इंक्लूडिंग द लिटोरल जोन्स, जो मतलब शोर के थोड़ा सा अगर किसी किनारे के बहुत थोड़ा सा पानी है, लिमेंटिक जोन्स यानी कि ओपन वाटर अवे फ्रॉम द शोर, कहीं भी ओपन वाटर है, या फिर बेंथिक जोन्स जो कि आप देखोगे कि बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं। सो हर जोन अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें। रिवर जो होते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे रिवर्स हैव वेरिड हैबिटेट स्ट्रक्चर्स, इसमें भी ऐसा कुछ होता है इंक्लूडिंग रिफल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, शैलो और फास्ट मूविंग वाटर जो कि बहुत तेजी से बहता है। पूल्स होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, धीरे धीरे पानी चलता है। रन्स होते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी मॉडरेट फ्लो में वो जो है उसकी स्पीड होती है। बैक वाटर्स होते हैं जो बहुत धीरे धीरे एकदम समुद्र किनारे होते हैं। सो यहाँ पे भी हर जगह अलग अलग मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें, पॉन्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं पॉल्यूशन में, क्योंकि भाई वो एक स्टेबल पानी है, वहाँ पे कूड़ा कचरा फेंकोगे तो वो वहीं पे ख़राब हो जाएगा। रिवर्स जो होते हैं वो भी जल्दी से जल्दी पॉल्यूट हो जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, आप एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट डालोगे तो ये भी पॉल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर इसकी बात करें तो रिन्यूएबल यानी कि जो आप दोबारा से बना सकते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकती। रेन्यूएबिलिटी की बात करें, ठीक है, रेन्यूएबिलिटी की बात करें तो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो मतलब ऐसे होते हैं कि जो आप दोबारा बना सकते हो। सोलर एनर्जी है, ठीक है, आप देखोगे धूप की जो एनर्जी होती है वो कभी खत्म नहीं हो रही, आप कितना भी उसको यूज कर सकते हो। विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास है। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कि बनने में बहुत टाइम लगता है, एक बार यूज कर ली तो दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते, जैसे मतलब कोल है, आपका ऑयल है, नेचुरल गैस है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है। सो ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो आपको दिख रहे होंगे, कोयला वगैरह, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स में ही आता है ये सब कुछ। और अबुंडेंस की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो अबुंडेंट है, कभी खत्म नहीं होंगे, आप उसको कितना भी यूज कर सकते हो। सनलाइट हो गई, विंड हो गई, पानी, ये कभी खत्म नहीं होगा, लिमिटलेस है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो लिमिट में है, जो आपका पेट्रोल है वो लिमिटेड है, जो कोयला है वो लिमिटेड है, नेचुरल गैस जो है वो लिमिटेड है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत थोड़ी सी प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा असर नहीं डालते ये हवा पर, पानी पर और इकोसिस्टम पर। जबकि रिन्यूएबल एनर्जी जो मतलब आप अगर देखोगे, हाउएवर कुछ ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो थोड़े से एनवायरमेंट पे इंपैक्ट डालते हैं बट ज्यादातर इंपैक्ट नहीं डालते। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो पेट्रोल वगैरह है ये बहुत खतरा है भाई हमारे एनवायरमेंट के लिए, धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, इससे क्लाइमेट चेंज होता है, एयर पोल्यूशन होता है, माइनिंग वगैरह करना, ड्रिलिंग वगैरह करना, इससे भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो बहुत ज्यादा आप अगर देखोगे ऑफर करते हैं ग्रेटर एनर्जी सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं रिन्यूएबल वाले, क्योंकि आप देखोगे सिंस दे आर डोमेस्टिकली सोर्स्ड, आप अपने घर पे बना सकते हो। आप रिन्यूएबल एनर्जी को आप किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना, सोलर पैनल अपने छत पे लगा दो। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत ज्यादा मॉड्यूलर और स्केलेबल हैं, ठीक है, अलोइंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एंड ग्रिड रेजिलियंस। ठीक है, इससे क्या होता है, आप उसको अच्छे से स्केल कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी तरीके से नेचुरल ही होता है, आप जो है उसके लिए वेट करना पड़ता है, उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है,
और अगर इसकी कमी हो जाए ना तो ग्लोबल मार्केट में, जो ग्लोबल मार्केट होती है उसमें इसका प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है बहुत ज्यादा। फिर है अर्बन एरियाज आर एपी सेंटर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन। आपको पॉल्यूशन बताना है कौन कौन सा होता है। सो सबसे पहले है अर्बन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होते हैं इंडस्ट्रीज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। सो एयर पॉल्यूशन सबसे पहला है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है शहरों के अंदर। व्हीकल से होता है, कंस्ट्रक्शन से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है, फॉसिल फ्यूल्स के जो बर्निंग से होता है। एयर पोल्यूशन से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर। तो ऐसा दिखता है कुछ आपका एयर पोल्यूशन जो होता है। और वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, जो अर्बन एरियाज में होता है बहुत ज्यादा। जो आप गंदा पानी जो होता है, जो केमिकल जो वगैरह पानी में फेंक देते हो, उससे क्या पॉल्यूट हो जाता है वाटर, पीने लायक नहीं रहता, तो इससे भी खतरा होता है। कुछ ऐसा दिखता है वाटर पोल्यूशन। फिर उसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन। सो कई सिटीज होती हैं जहां बहुत शोर शराबा रहता है, ट्रैफिक का, कंस्ट्रक्शन का, इंडस्ट्रीज का। इससे ज्यादा समय तक अगर आप ऐसी आवाजें सुनते हो जो बियर नहीं हो रही हैं, उससे आपको नॉइज पोल्यूशन की शिकायत होती है। हॉर्न बजाए जाना, चिल्लाना, डीजे बहुत ज्यादा बजना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। फिर है सॉइल पोल्यूशन, मींस मिट्टी जो होती है एरिया की वो पोल्यूट हो जाती है बहुत बारी। आप कूड़ा कचरा फेंक रहे हो, इंडस्ट्रीज का केमिकल फेंक रहे हो, ठीक है, या हैवी मेटल्स फेंक रहे हो। सॉइल पोल्यूशन से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, कुछ ऐसा दिखता है। कूड़ा कचरा फेंक दोगे यहाँ पे, क्या प्लांट्स उगेंगे, हरियाली होगी? कभी नहीं होगा। थर्मल पोल्यूशन है, ये क्या है कि जो हीट निकलती है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से, वो हीट की वजह से, गाड़ियों से जो हीट निकलती है, इससे थर्मल पोल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, आप गरम गरम कुछ केमिकल पानी टेम्परेचर वाला, हाई टेम्परेचर वाला आप छोड़ते हो कुछ अगर पानी में, इससे भी इंपैक्ट पड़ता है। विजुअल पोल्यूशन है, ऐसा पोल्यूशन जो आप देख पा रहे हो, दीवारें गंदी करना, थूकना, ठीक है, आपने देखा होगा शहरों में गुटखा खा के थूक देते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, ये भी एक तरीके का पोल्यूशन है। ओके, अब मैं आपको कुछ इकोसिस्टम्स की फोटो दिखा देता हूं जो आपके पेपर में आता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फोटो याद रखना, इसमें घास घास दिखेगी, जानवर होंगे बहुत सारे, और समझ जाना अगर बहुत सारी ऐसी घास वगैरह है तो ये आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ओके, सो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और इसके बायोटिक और एबायोटिक फीचर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बायोटिक फीचर्स क्या है, ग्रास बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और स्पीशीज वैसी होती हैं जो ग्रास में रहने वाली होती हैं। कुछ हर्बीवोर्स जो कि घास फूस खाते हैं, जैसे बाइसन वगैरह हो गया, ये देखो ये बाइसन है और ये एंटेलोप है, ये ग्रासलैंड्स में रहते हैं। और कुछ वॉल्स वगैरह, कुछ या पंक्षी वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं, पंछी वगैरह। और इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ग्रास होपर्स होते हैं, बटरफ्लाई होती हैं, बर्ड्स की बहुत ज्यादा स्पीसीज होती हैं, ठीक है, ये सब होता है इसके अंदर। और एबायोटिक की बात करूं तो यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता रहता है अलग अलग सीजन में। डीप और फर्टाइल सॉइल होती है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा होता है। जो टोपोग्राफी है थोड़ी डाइवर्स होती है, कहीं कहीं फ्लैट प्लेन्स होते हैं, कहीं कहीं पर ऊबड़ खाबड़ हिल्स होती हैं, और आग भी लगती रहती है कभी कभी, ठीक है। और वाटर अवेलेबिलिटी वेरी करता है, कहीं पे ज्यादा कहीं कम, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता ही रहता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं भाई जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होते हैं, कई तरीके के प्लांट्स एनिमल आपको दिखेंगे यहाँ पे। और क्लाइमेट चेंज वगैरह में अगर आपको देखना है, कार्बन बहुत होती है ना जब एटमॉस्फेयर में, तो जितना घास फूस ज्यादा होगी उतना कार्बन कम हो जाएगा। सो ये बहुत जरूरी है। सोयल स्टेबल रहती है, वाटर रेगुलेट रहता है क्योंकि ये रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या है कि आपका फ्लड वगैरह का चांस कम हो जाता है। और कई तरीके के जानवर यहाँ पे अपना चराई वगैरह भी करते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे इको टूरिज्म, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वगैरह की इंडस्ट्रीज, वो इसी से ही चल रही हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम से। और कई लोगों के लिए कुछ ऐसी जगहें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट को भी ये इन्फ्लुएंस करता है, और कई तरीके के वाइल्ड लाइफ जानवर वगैरह इसमें रहते हैं। ये एक और इकोसिस्टम है, इसको एक्वाटिक फूड वेब कहा जाता है। ये पेपर में आए तो समझ जाना, ये कुछ ऐसा फूड वेब होता है जिसको एक्वाटिक फूड वेब कहा जाता है। सो इसका मतलब समझा रहा हूँ। An aquatic food web describes the flow of energy and nutrients through a marine or fresh water. Fresh water या marine water में जब वो एनर्जी का फ्लो होता है वो एक्वाटिक फूड वेब कहलाता है। इससे सभी ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, एनर्जी इधर से उधर होती रहती है। सो आप देखोगे ये जो एक्वाटिक फूड वेब है, इसके बेस में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन होता है,
ठीक है, इन मरीन इकोसिस्टम्स। और अलगाई होता है एक्वाटिक, या फिर जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ये भी प्राइमरी जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बाद में कंज्यूमर्स इनको खाते हैं। ठीक है, और ये अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जू प्लैंकटन, ठीक है, स्मॉल फिश, ये सब पेड़ पौधों अलगाई वगैरह को खाते हैं। ठीक है, और फिर इनको सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं, मछलियों वगैरह को, बड़ी मछलियां खा जाती हैं। ठीक है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, जो उनको फिर कोई और खा जाता है, व्हेल वगैरह, डॉल्फिन वगैरह, और बड़ी शार्क वगैरह। ठीक है, इस तरीके से चलता है। फिर डीकम्पोजर भी होते हैं, अगर कोई मर गया, कोई मछली, कोई प्लांट वगैरह खत्म हो गया, फिर उसका जो मतलब वो होता है, मतलब उसको किस तरीके से जो बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन करते हैं उसके डेड ऑर्गेनिजम्स को, और वो फिर उसका रिसाइक्लेशन हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का वापस से इकोसिस्टम में। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हमारी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।